एक गांव में सरिता और सरोजा नाम की दो सास बहू रहते थे। सरिता बहुत शक्की थी, हर छोटी सी छोटी बात पर शक करती रहती थी। एक दिन उसके घर पड़ोस के घर की वाणी गुलाब जामुन बनाकर लाती है। सरिता को देखकर बोलती है, ये लीजिए आंटी, गुलाब जामुन मैंने आपके लिए ही बनाए हैं। ऐसा बोलते हुए उसके हाथ में रखे गुलाब जामुन सरिता को देने वाली होती है। तब सरिता बोलती है, क्या बात है बेटी, मेरे मांगने से पहले ही तुम मेरे लिए ले आई। तुम्हारे घर में किसी को पसंद नहीं आए हैं क्या? फेंकने के बजाय हमारे घर ले आई हो। उसने कहा। ये बात सुनकर वाणी दंग रह गई और सरिता से बोली, अरे टेस्ट तो बहुत बढ़िया बनी है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई है, इसीलिए आप लोगों को भी चखाने के लिए लेकर आई थी। उसने कहा। तब सरिता बोलती है, हाँ, अगर टेस्ट अच्छी होती तो तुम्हारे घर के लोग उसे छोड़ देते क्या? हो सकता है ये परसों की बनी है। उसने कहा। ये बात सुनकर वाणी बोलती है, अरे अरे नहीं आंटी, इसे मैंने आज ही बनाया है, ये अभी भी ताजा और टेस्टी है। इस तरह बोलती है। ये सुनकर सरिता का शक और भी बढ़ जाता है और वो वाणी से बोलती है, अच्छा, तो तूने इसे आज ही बनाया और टेस्टी भी बनाया है, फिर भी तू हमारे लिए लेकर आई है। इसका मतलब तूने इसमें कुछ न कुछ मिलाया है ना? सच बता, इसमें तूने पक्का नींद की गोलियां मिलाई है ना? मुझे ये सब पता है। तुम जैसे लोग भोला बनने का नाटक करके खाने की चीजों में नींद की गोलियां मिला देते हो और जब हम लोग इन्हें खाकर बेहोश हो जाते हैं, हमारा पूरा घर चोरी कर लेते हो। इस तरह बोलती है। ये बात सुनते ही वाणी को बहुत गुस्सा आती है और वाणी इस तरह बोलती है, मैंने सोचा था कि पड़ोस के लोग हो और मीठा खिलाऊंगी, इसीलिए लेकर आई थी, और तुम मुझ पर इतना शक कर रही हो। वैसे भी आपको इतनी शक करने की क्या जरूरत है? आपसे मुझे तो बात ही नहीं करनी, मुझे तो सरोजा से बोलना होगा कि तुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। ये सब सरोजा की ही गलती है। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। जब वो घर के लिए जा रही होती है तो उसे रास्ते में सरोजा नजर आती है। वाणी सरोजा को पूरी बात बताती है। सारी बात सुनकर सरोजा वाणी से बोलती है, सॉरी वाणी, दरअसल मेरी सास को थोड़ा शक ज्यादा है, उनकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दे। इस तरह बोलती है। तब वाणी बोलती है, अरे वो थोड़ा शक नहीं है, दरअसल उसे पागलपन कहते हैं, पागलपन। वैसे भी इतना ज्यादा शक कोई करता है भला? इस तरह बोलती है। तब सरोजा हंसते हुए बोलती है, तू तो इतनी सी छोटी सी बात से डर गई। एक बार पता है क्या हुआ? एक बार मेरी सासू माँ अपने ही माँ से लड़ बैठी और उनसे प्रूफ मांगने लगी कि वो उन्हीं की बेटी है, और उसने ये भी पूछ लिया कि गलती से उन्होंने हॉस्पिटल से दूसरी बेटी को तो घर नहीं ले आए। इतनी शकी है मेरी सास। इस तरह बोलते हुए वो हंसने लगी। तब वाणी बोली, चल जो भी है, ये ले गुलाब जामुन। इस तरह गुलाब जामुन उसे देकर चली जाती है। इधर सरिता का शक करने का आदत दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। घर आए रिश्तेदारों पर भी वो शक करने लगी और उन्हें बेइज्जत करती रहती थी, इसीलिए लोग उनके घर आना भी बंद कर देते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सरिता टीवी देख रही थी, तभी एक डिलीवरी बॉय सरिता के घर आता है। सरिता को बुलाकर बोलता है, मैडम, आप सरिता ही हो ना मैडम? इस तरह पूछता है। तब सरिता बोलती है, हाँ। एक बात बता, तुझे मेरा नाम कैसे पता? कहीं तो मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा? इस तरह सरिता पूछती है। तब डिलीवरी बॉय बोलता है, नहीं नहीं मैडम, आपका घर के एड्रेस में लिखा हुआ था, आपके लिए एक पार्सल आया है, उसी पार्सल को डिलीवरी करने के लिए यहाँ आया हूँ। ऐसा बोलकर वो पार्सल उसको दे देता है। सरिता उस पार्सल को लेकर टेबल पर रखकर उसे शक की निगाहों से देखती ही रहती है और मन में सोचती है, ये क्या हो सकता है? वो कौन आदमी था, बिना पैसे लिए मुझे मुफ्त में पार्सल देकर चला गया? इस तरह वो मन ही मन सोच रही थी। तभी टीवी में एक न्यूज चैनल में कुछ न्यूज आती है। उसमें रिपोर्टर बोलती है, इस देश के नागरिकों सावधान रहो,
हमारे आसपास के लोगों पर इतनी आसानी से विश्वास मत करो। कोई भी किसी भी काम को मुफ्त में नहीं करता, उसमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होती है। सावधान रहिए। अगर कोई आपको कोई बॉक्स देता है तो उसे मत लीजिए, क्योंकि उसमें एक बॉम्ब भी हो सकता है, वो किसी भी वक्त फट सकता है। ये बात सुनकर सरिता और भी डर जाती है, तो उसे ले जाकर एक नदी में फेंक आती है। थोड़ी देर बाद सरोजा घर पहुंचती है। सरोजा घर आते ही अपनी सास सरिता से बोलती है, सासू माँ, मैंने आपके लिए एक पट्टू साड़ी खरीदी थी। आप उसे लेने के लिए मना मत कीजिएगा, कल त्योहार का दिन है ना। वो साड़ी बहुत ही महंगी साड़ी है, अगर वो साड़ी आप पहनेंगी ना तो बहुत खूबसूरत लगेंगी। इस तरह वो बड़ी खुशी खुशी से बोलती है। सारी बात सुनकर सरिता बोलती है, अरे बेटा, मेरे लिए ये सब क्यों? इस तरह बोलती है। तब सरोजा सरिता से बोलती है, सासू माँ, अब मना मत कीजिएगा, अपने लिए ना सही हमारे लिए तो आपको उसे लेना ही होगा। वो सब तो ठीक है, अभी तक उसका पार्सल तो घर आ जाना चाहिए था, अभी तक आया नहीं क्या सासू माँ? इस तरह पूछती है। ये सुनते ही सरिता को समझ में आ जाता है कि उस डब्बे में बॉम्ब नहीं, पट्टू की साड़ी थी। सारी बात अपनी बहू को बताकर वो दुखी होती है। अरे रे, मैंने अपने शक की वजह से इतनी अच्छी साड़ी को पानी में डाल दिया। ये मैंने क्या कर दिया? इस तरह बोलकर वो दुखी होने लगी। तब सरोजा सरिता से बोलती है, इसीलिए सासू माँ, हर चीज का कोई ना कोई लिमिट होना चाहिए। शक हो या विश्वास हो, अगर दोनों में कोई भी चीज ज्यादा हो गई, हमें ही इस तरह भुगतना पड़ेगा। इस तरह बोलती है। इस तरह सरिता को अपने ज्यादा शक करने की आदत की वजह से आज उसे बहुत अच्छा सबक सीखने को मिला। एक गांव में रानी नाम की लड़की रहती थी। रानी बहुत समझदार लड़की थी। रानी की समझदारी देखकर उसकी सास वानी हर रोज उसकी प्रशंसा करती थी। एक दिन रानी मार्केट से घर आते वक्त देखती है कि एक स्कूल के सामने बच्चे कंचे खेलने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये देखकर रानी अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, इतना वक्त हो गया लेकिन बच्चे स्कूल जाने के बजाय अभी तक खेल रहे हैं। ये बच्चे स्कूल जाने के बजाय इस तरह खेल रहे हैं और उनके मास्टर साहब क्या कर रहे हैं? ऐसा सोचकर वो स्कूल में जाकर देखती है। स्कूल में कोई नहीं था। ये देखकर रानी अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, स्कूल में भी कोई नहीं है, ऊपर से अभी गर्मी की छुट्टियां भी नहीं चल रही, न त्योहार है न कोई बंद चल रहा है, फिर स्कूल में कोई क्यों नहीं है? इस तरह सोचकर वो जाकर अपने सासू माँ से पूछती है। तब उसकी सासू माँ बोलती है, अरे बेटा, हमारे गांव का सरपंच बहुत ही बेकार आदमी है। सरकार वालों ने हमारे गांव में स्कूल बनाकर उसकी देखरेख सरपंच को सौंप दी और उसने अपने साले को इस स्कूल का हेडमास्टर बना दिया और वो एकदम गंवार आदमी है। वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, लेकिन हर महीने सरकार से पगार टाइम पर ले लेता है। बेटा, ये सब हमारे गांव के लिए नया नहीं है, इसीलिए जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चों को सिटी भेजकर पढ़ा रहे हैं और जो लोग सिटी नहीं भेज पा रहे हैं वो लोग पढ़ाई नहीं करवा रहे और बच्चों को काम पर भेज दे रहे हैं। इस तरह सासू माँ बोलती है। ये सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आता है। उससे सरपंच का ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होता और वो सीधे सरपंच के पास पहुंचकर बोलती है, ये सब क्या है? गांव वालों ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप गांव वालों का भला कर सकें, लेकिन आप इन गांव वालों का इतना अन्याय कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? विद्या हर नागरिक का पहला हक होता है और आपने ऐसी पढ़ाई को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हैं। आप लोग मनुष्य हो या जानवर? इस तरह वो सरपंच को खूब डांटती है। ये सुनकर सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से रानी से हंसते हुए कहता है, बेटी, इस गांव वालों ने मुझ पर प्यार की वजह से वोट नहीं दिए, मुझसे डर कर उन्होंने मुझे सरपंच बनाया है। तुम जो मुझे बोल रही हो इस बारे में गांव में सबको पता है।
लेकिन कोई मुझसे पूछने वाला नहीं, क्योंकि सब मुझसे डरते हैं। इस तरह वो बोलते हुए हंसने लगा। ये सुनकर रानी उनसे बोलती है, हाँ हाँ सरपंच जी, इन गांव वालों ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, इसीलिए वो राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं जानते। जिस दिन उन लोगों को राजनीति के बारे में समझ में आ जाएगा ना, उस दिन वो लोग आपको खूब सबक सिखाएंगे। मैं इस गांव वालों को उनके हक के बारे में जरूर समझाऊंगी। मैं ही एक स्कूल खोलकर बड़ों और छोटों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और उन्हें उनके हक के बारे में जरूर बताऊंगी। इस तरह बोलकर वहां से चली जाती है। तब सरपंच बोलता है, अरे ये क्या, ये तो मुझसे ही शर्त लगा रही है। जब तक मैं अप्रूव ना कर दूं, तुम इस गांव में स्कूल खोल ही नहीं सकती, जानती हो ना तुम। और मैं अप्रूव कभी नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, निकलो यहाँ से। इस तरह उसे वहां से भगा देता है और हंसते रहता है। इससे रानी को और भी गुस्सा आ जाता है। वो वहां से चली जाती है। वो रात भर इसी के बारे में सोचती रहती है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत अपने घर के नीचे खोदना शुरू कर देती है। इस तरह घर के नीचे खोदते खोदते वहाँ एक अंडरग्राउंड स्कूल बना देती है। इस तरह बनाए हुए स्कूल में वो गांव वालों को पढ़ाई के बारे में और उसकी महत्ता के बारे में समझाती है। जब लोगों की समझ में आता है तो वो खुद और अपने बच्चों को साथ लेकर उस अंडरग्राउंड स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाना शुरू कर देते हैं। इस तरह रानी अंडरग्राउंड स्कूल में सबको पढ़ाने लगी। एक दिन उसके गांव के सरपंच को इस बारे में पता चल जाता है और उसके पास खड़े अपने स्कूल के हेडमास्टर साले से इस तरह बोलता है, साले साहब, किसी भी तरह हमें इसे रोकना होगा। अगर गांव वालों ने खूब मन लगाकर पढ़ाई कर ली तो उन्हें उनके हक के बारे में पता चल जाएंगे और उसके बाद मेरे पास ये सरपंच की कुर्सी भी नहीं रहेगी। इस तरह वो बोलता है। तब वो स्कूल का हेडमास्टर बोलता है, अरे जीजा जी, मैं तो आपके ही शरण में हूँ, कुछ न कुछ कीजिए जीजा जी। इस तरह वो बोलता है। तब सरपंच बोलता है, अबे चुप, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। इस तरह बोलकर वो सोचने लगता है कि वो क्या करे। इस तरह सोचते सोचते उसको एक आइडिया सूझता है। तुरंत सरपंच और वो मास्टर दोनों मिलकर उस एरिया के एमएलए के पास जाते हैं और उस लेडी एमएलए से बोलते हैं, मैडम नमस्ते। बोलिए सरपंच जी, आपको क्या समस्या है? मैडम जी, इस गांव में एक लड़की इस गांव के लोगों को हमारे और हमारे सरकार के खिलाफ गलत पट्टियां पढ़ा रही है। उस लड़की ने उसके घर के नीचे एक अंडरग्राउंड स्कूल बनाकर लोगों को गलत सबक सिखा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग हमारी सरकार पर विश्वास करना छोड़ देंगे। बताइए हम क्या करें? आपको तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, यही मेरी प्रार्थना है। इस तरह वो बोलता है। सारी बात सुनकर एमएलए थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और वो बोलती है, ठीक है, मैं कल ही आपके गांव आऊंगी और सारा मामला देखूंगी। इस तरह बोलती है। एमएलए ने वादे के अनुसार उस गांव जाती है। सरपंच और उसका साला एमएलए मैडम को रानी के अंडरग्राउंड स्कूल तक ले जाते हैं। ये देखकर एमएलए दंग रह जाती है। वो देखती है कि रानी उस अंडरग्राउंड स्कूल में बच्चों को पाठ पढ़ा रही थी। उसे सारी बात समझ में आ जाती है। जब रानी एमएलए को देखती है तो वो सीधे उनके पास आकर बोलती है, नमस्ते मैडम। इस तरह वो नमस्कार करती है। ये देखकर एमएलए को रानी के संस्कारों के बारे में पता चलता है और वो रानी से बोलती है, देखो बेटी, तुम्हें देखने से लगता है कि तुम बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो। इस तरह बिना परमिशन के स्कूल खोलना और लोगों को गलत पट्टी पढ़ाना कानूनन जुर्म है, तुम्हें पता नहीं है क्या? इस तरह वो पूछती है। तब वहीं खड़े गांव वालों में एक आदमी बोलता है, मैडम, एमएलए मैडम, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। वो हमें गलत सबक नहीं सिखा रही है, वो हमें सिर्फ पढ़ा रही है। हमारे गांव में स्कूल तो है, लेकिन वहाँ पढ़ाने वाला कोई मास्टर नहीं। ये देखो,
ये सरपंच का साला, इसे पढ़ाना लिखाना बिल्कुल नहीं आता। अगर इसने हमारे बच्चों को पढ़ाया तो वो क्या सीखेंगे। लेकिन ये बिटिया हमारे बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रही है, ऊपर से कुछ लेती भी नहीं है। ये सब केवल मानवता से कर रही है। ऐसी लड़की को आप गलत मत बोलिए। इस तरह वो बुजुर्ग आदमी बोलता है। उस आदमी की बातें सुनकर एमएलए मैडम को सब कुछ समझ में आ जाता है। तुरंत वो उन गांव वालों से कहती है, गांव वालों, आप लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं एक निर्णय लेने वाली हूँ। पहला तो ये कि मैं रानी के द्वारा किया गया इस काम की प्रशंसा करते हुए उसकी गलती को माफ कर रही हूँ और आज से आपकी नई सरपंच रानी ही होगी। आज से रानी आपके स्कूल के बारे में ही नहीं, आपके गांव की देखरेख भी वही करेगी। इस तरह बोलकर एमएलए रानी को सम्मानित करती है और उसे उस गांव का सरपंच बना देती है। ये सब देखकर उस गांव का पुराना सरपंच और उसका साला दोनों दुखी होने लगते हैं। वो लोग दुखी होते हैं कि जो गड्ढा उन्होंने खोदा था वो उसी में गिर गए।